स्वागत है आपका तर्क आईएएस स्पेशलिस्ट चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करें। एनालाइज करने के 3 तरीके मैंने अपने हिसाब से डिसाइड भी किया है। पहला है कि ट्रेंड पता लगाना, हाई वेटेज एक क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, उसको स्पॉट करना, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस को अच्छे से समझना। तीसरा, हर एक क्वेश्चन के बैकग्राउंड को और उसका एक एक ब्रेक करके उसको समझना। ये 3 तरीके हैं जिससे आपको एक पूरे यूपीएससी के प्री को जजमेंट करने में या तो अपकमिंग एग्जाम में मदद मिल सकती है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू एनालाइज और व्हाट टू एनालाइज इन पीवाईक्यूज। मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे एनालाइज भी करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कोई भी पीवाईक्यू को एनालाइज करने के लिए कि आपकी प्रायोरिटाइजेशन डिसाइड होनी चाहिए कि आपको क्या क्या उसमें से उठाना है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा है कि मैं कौन होता हूँ। तो जैसे कि मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया है यूपीएससी का और एक बार यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया और मुझे कभी प्री निकालने में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं ये आपके बारे में बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा भी। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये है 2024 का क्वेश्चन। जिसने 2024 का टाइम दिया तो वो जानता है कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल यूपीएससी में। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते। क्यों? अब देखिए मेरा तो इकोनॉमिक ऑप्शन था इसलिए मैं अच्छे से बता भी पाऊंगा, मगर अदर सब्जेक्ट में भी मैं अच्छे से बता पाऊंगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सिर्फ उसको ध्यान से पढ़िए। विथ रेफर्स टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल, बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। किसका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? अब आपको सिर्फ सबसे पहली 2 चीजें यहाँ पे देखने वाली चीजें रहती थी। पहली है कोलैटरल, दूसरा है लेंडिंग ऑब्लिगेशन। अब लेंडिंग ऑब्लिगेशन के लिए तो बॉन्ड्स भी है, मनी मार्केट भी है। जिनको मनी मार्केट नहीं पता है, मैंने पीटी 365 को पढ़ाया है अच्छे से। उस पीटी 365 को आप अच्छे से देख के आइए। उसमें मैंने मनी मार्केट के बारे में भी बताया और कॉल मनी के बारे में बताया। ये कॉल मनी के ऊपर से ही पूछा जा रहा है आपका CRR, RR और रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर जो भी है। ठीक है, आप उसको अच्छे से एनालाइज करिए। देखिए करंट अफेयर पढ़ाने का जो सबसे बड़ा मोटिव होता है वो क्या होता है कि आपका करंट अफेयर कैसे एक स्टैटिक के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी के थ्रू पे। अब ये है स्टैटिक लेकिन आया था करंट अफेयर में, तो उस करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस मिलता है। तो हमारा जो पीटी 365 पढ़ाने का एक तरीका है वो है कि आपको पूरा एक स्टैटिक अच्छे से प्रोवाइड करवा देना। ठीक है, दूसरा चीज है आपको करंट अफेयर के साथ अच्छे से कनेक्ट रखना ताकि आप विथ एग्जाम्पल के टाइम पे आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कैसा आरबीआई ने उस इनिशिएटिव को लिया और कैसे कैसे किया। तो आपने वो दिमाग में अपने याद रखा और फिर आपने उसको इनिशिएट किया अच्छे से। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका जब तक करंट अफेयर नहीं अच्छा होगा तो आपका स्टैटिक भी नहीं अच्छा हो सकता, और जब तक आपका स्टैटिक नहीं अच्छा होगा तो आपका करंट अफेयर भी नहीं अच्छा हो सकता। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है वो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपको स्टैटिक को अगर करेक्ट करना है तो आपके एग्जाम्पल के लिए करंट अफेयर आपके बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने भी एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अब रही बात की जो मैंने बोला था कि कैसे एक स्पॉट करना कि कोई कैसे एक हाई यील्ड क्वेश्चन है या कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया कि जैसे कि आपको लगता होगा कि सिर्फ अभी पूछा गया था। 2019 इवन 2020 में भी पूछा गया, इवन 2022 में भी पूछा गया। सेम क्वेश्चन है, बस उसको मोल्ड किया। यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डाल दिया है, कहीं पे रेपो रेट डाल दिया है, बस इसी चीज को मोल्ड किया है, इसी मनी मार्केट को। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए तो सबसे पहले आपको चीजें क्या करनी है, जैसे कि मैंने बता दिया मनी मार्केट है। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको ये बताने की कैसे आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि एक है बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सबको एनालाइज करिए। स्पेशली मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में फर्क क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम बात ही करेंगे बड़ी जल्दी। तो आपको ये चारों ऑप्शन को देखना है। अब मनी मार्केट को आपको पता चल गया। अब मनी मार्केट क्यों हो सकता है और क्यों कोलेटरल, देखिए कोलेटरल की बात होती है। कोलेटरल जैसे कि आप जानते भी हो और नहीं भी जानते तो अच्छे से सर्च कर लेना। बहुत इजी चीज होती है कि आपको कोई चीज लेनी है, उसके लिए आपने कोई चीज गिरवी रख दी है, जो गिरवी रख दी है उसके उसके तौर पे आपको पैसा दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कभी देखा होगा किसी पुरानी पिक्चर में कि कुछ माएँ जाके सोना गिरवी रख देती थी ताकि उनको कुछ पैसा मिलता रहे। तो बस आपको भी इसी तरीके से समझना है। तो मनी मार्केट भी यही चीज करता है, समझे? अब देखिए दूसरा जो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा जो हाईलाइट है, जो आपको पता लगना चाहिए, जो स्पॉट करना है आपको, क्या स्पॉट करना है कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से। यहाँ पे सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स कौन सा था आपका, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, मगर उस टॉपिक को मैंने नहीं बताया, उस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, समझे ना। चलिए अब इसके अंदर देखिए हाई वेटेज पॉइंट्स कौन कौन सा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। अब आपको एनबीएफसी के बारे में काफी डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या जरूरी है इतना? नहीं जरूरी है। एनबीएफसी के बारे में आप चले जाइए आरबीआई के वेब पेज पे और वहां पे जाके पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ना तो यूट्यूब पे वैसे भी बता रहे वीडियो पढ़िए, आप जाके उसको देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाएगी। लेकिन एनबीएफसी के बारे में पढ़ने के लिए आपको पढ़ा आपने, फिर आपको ये देखना कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये क्या होती है, आरबीआई क्या करता है इसमें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूटेड इन्वेस्टर कैन होल्ड अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड किस लिए निकालती है, इसके बारे में भी हमने पीटी 365 में बहुत डिटेल में बात किया। मान लीजिए बात, सिर्फ आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपके बेसिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जितने अच्छे से किसी ने क्लियर नहीं किया। पढ़ाया मैंने ये क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में 300 प्लस हर बार, मतलब अब मैं बता सकता हूँ कभी भी, लेकिन इजीली आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पीडी 365 आपका अच्छा करना है और आपको बेसिक के साथ कनेक्ट करना है, तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। ये जो चीजें है ना, आप सिर्फ उस वीडियो को, 2 वीडियो ही है, मगर उस 2 वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद आके ये अटेम्प्ट करिए। नहीं अटेम्प्ट होगा तो आप इसी कमेंट में मुझे कमेंट करके जाना कि भाई ये नहीं हो रहा है। आपको जो भी जिनको लगता है कि भाई नहीं मुझे आता, तो ये बता दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में और ट्रेजरी बिल मतलब टी बिल में क्या फर्क होता है। जिनको पता है वो कमेंट करके बताना, अच्छे से बताना, ठीक है। इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर अ सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट। ऑब्वियसली हर कंट्री करती, ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है। अब बात है कि इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। मेरा आज काम है सिर्फ आपको पीवाईक्यू को एनालिसिस करना, कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको पता लगानी थी। पहली चीज देखिए एनबीएफसी, दूसरी चीज थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज क्या होती है। अब इसका ही अल्टरनेटिव आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ओके, दूसरा चीज क्या देखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्सेस टी बिल देखने है आपको। फिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो भी होता है कैन ऑफर द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ डेप्ट के लिए। क्या करेगा, करेगा ना, ऑब्वियसली ये तो जनरल स्टेटमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब था कि आपको इस तरीके से एनालाइज करोगे तो आपके अंदर और ज्यादा एनालिटिक पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये 2024 से क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सब रिपीटेड है। जैसे कि यही क्वेश्चन 2022 से पूछा, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा मोल्ड किया है बस, और कुछ नहीं, एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडियन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड डिफाइंड। जैसे कि मैंने अपनी एक इकोनॉमी के मैंने बताया नहीं मगर मैं बता दूंगा कुछ दिन में कि ये ज्योग्राफी और प्लस इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। जिन्होंने ज्योग्राफी की जो 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एक ज्योग्राफी की बुक है, 12th की है वो, उसको जाके पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको इजी नहीं लग रहा तो पॉज करिए, उसको समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला बात, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर द 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ए ईयर। सबसे पहला आपको ये पता लगाना चाहिए कि कोई चाइल्ड की जो बर्थ रेट है वो कैसे आइडेंटिफाई होती है, तो चाइल्ड की जो डेथ रेट है वो कैसे आइडेंटिफाई होती है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। मोर्टेलिटी रेट ये सब है, तो वो किसके अपॉइंट में कितने पॉपुलेशन पे जाती है। दूसरा क्या, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, वो कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ये सब पता चल जाएगा। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये क्या होता है। और दूसरा, द एवरेज नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ अ हर चाइल्ड ब्रिंग एज। मेरा एक क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितना इंडिया का बर्थ रेट को इंश्योर किया है। जिनको पता है वो कमेंट करके बता दें, बहुत अच्छी चल रही पढ़ाई जिनको ये पता है। तो मेरा मकसद क्या था कि आपको ये बताने की कैसे इस चीजों में चल रहा है, ठीक है। और अच्छे से एग्जांपल चलते हैं। आपको लगता है कि मैंने इकोनॉमिक्स से मेरा ऑप्शन, इसलिए मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया। चलिए कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की जगह पे असर्शन होता था, यहाँ पे रीजनिंग होता था। तो देखिए जो मेरा सबसे बड़ा मोटिव है आपको ये समझाना कि क्वेश्चन कैसे एड्रेस किया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन
देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। समझ में आ गया आपको? अभी ये क्या बता रहा है? लॉन्ग वेव रेडिएशन मतलब जब एक तो दो रेडिएशन होता है, एक होता है शॉर्ट वेव, एक होता है लॉन्ग वेव। जिनको पता है वो कमेंट करके बताते, नहीं पता है तो मैं सिंपल एक चित्र, ये लैंड है आपका, ये सन है, सन से जो रे आ रही है ये हो गई शॉर्ट वेव लेंथ, और जो लैंड से जो टेरेस्ट्रियल से जाती है वो हो गया लॉन्ग वेव लेंथ। तो आपको शॉर्ट वेव लेंथ के बारे में पूछा है, लॉन्ग वेव लेंथ के बारे में पूछा है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये शॉर्ट वेव लेंथ को बता रही है, ना कि लॉन्ग वेव लेंथ को बता रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला क्या फोकस करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म शॉर्ट वेव लेंथ क्या होता है, लॉन्ग वेव लेंथ क्या होता है। आपको अगर ये चीजें नहीं पता है तो वेट करिए, हमारा एक सीरीज आ रही है विजय बैच, उसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। मुश्किल से 10-10, 7-7, 5-5 मिनट के वो वीडियो होंगे जिसमें आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही क्वेश्चन मैं उठा के आपके सामने लाऊंगा, और ये सब पॉइंट्स वहीं पे कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब जिनको ये दोनों भी पता है तब भी उन्हें सॉल्व कर पा रहे, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अब आपको ये दोनों पता चल गया, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद बिकॉज लगा दीजिए। बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फियर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों मैच ही नहीं हो रहा तो मतलब गलत हो सकता है, तो आपको क्या पता लगाना है कि या दोनों में से कोई तो एक स्टेटमेंट गलत है, तो ऑब्वियसली आप ये दोनों को काट दोगे, है ना। अब आपको ये पता चल गया कि लॉन्ग वेवलेंथ ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड टेरेस्ट्रियल पे रहेगा, ना कि एकदम ही ऊपर होगा, है ना। तो टेरेस्ट्रियल पे होगा तो आपको ये पता चल गया कि भाई डी तो सही होना ही चाहिए। मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, मगर आपको लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ अच्छे से पता रहनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं पता है तो वो आपको बहुत नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा ही क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो याद करके आया होगा, चलो दूसरा क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। देखिए, thickness of the atmosphere in the equator is much greater as compared to the pole because at the equator heat is transported to a great height by a strong convectional current। देखो तीन तरीके की करंट आपको अच्छे से पता लगना, एक कन्वेक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है और एक रेडिएशन होता है। ये तीन हो गई। अब ये तीन करंट का नहीं, एक टेम्परेचर होता है जिससे ये वेरीज करते हैं सब कुछ। ठीक है, एडाबेटिक विंड होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, मगर ये तीनों विंड की एक डायरेक्शन को तय करते हैं कि कैसे वो एक तरीके से फ्लो होगी। अब मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ा, इसके बीच में बिकॉज लगा दिया और आपने अच्छे से पढ़ा, तो आपको लग रहा है आंसर तो आ जा रहा है, मतलब इसका आंसर ए होगा, ये तो अच्छे से हो जा रहा है क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन करते हुए लग रहा है। इसका गेम यही होता है, बस आप इस बिकॉज को अच्छे से यूटिलाइज करिए। शायद से ही किसी ने पूरे यूट्यूब पे ये चीज को बताया होगा। आप अगर इस चीज को अच्छे से अप्लाई करो तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका 100% होगा। नहीं विश्वास है तो आप इसके बाद जाके कोई भी दूसरा वीडियो देखिए, फिर जज करना, या तो आप जाके फिर से पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, उसके बीच में बस ये बिकॉज लगा के सॉल्व करके देखिए। बहुत ही इजीली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आगे चलते, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं ज्योग्राफी की, जैसे पूछे जाते हैं। ये यूजुअली क्या होता था पहले, ये सब पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे। अब यूपीएससी ने क्या कर दिया कि धीरे धीरे वो भी ट्रेंड उस तरीके से बना रहा है कि आपके फैक्ट्स को भी मेंटेन करके लेके चले और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से। तो कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और करंट अफेयर, ये तीन पे सबसे ज्यादा फोकस है। इसका रीजन ये होता है कि हर साल कुछ नए बच्चे आते होंगे अटेम्प्ट करने के लिए। अगर सबसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन होता है कि आप जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो अपने फैक्ट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले, ताकि उनको एनालाइज करने में ज्यादा दिक्कत भी ना हो, ज्यादा निकालने में दिक्कत भी ना हो। जैसे कि यही है, हिमालयन रिवर जॉइन द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ अ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट में जो ज्वाइन हो रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब वेस्ट टू ईस्ट में आपको पूरा लगाना है, तो अब ये पूरा यूपी का मैप हो गया। यहाँ से गंगा पूरी गंगोत्री से निकलते हुए जा रही है यूपी से होके, यहाँ पे आके यमुना अटैच हो जा रही है। अब यमुना कहाँ पे आके अटैच हो रही है ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है, पता तो होना चाहिए यमुना, सरस्वती और गंगा कहाँ पे आके अटैच हो रही है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि देखिए कौन कौन सा जितनी भी रिवर वो ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और कौन सी ऐसी रिवर है जिसको सौरव बिहार बोलते हैं, वहां पे इसका एग्जाम्पल है। आपको इतना पता है तो आपने दो एलिमिनेट कर दिए, बस दो बचा है। तो मेरे कहने का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए घाघरा, गोमती, ये देखो पूछा है ये सब कुछ, है ना। अब आपको जाके से भी सब रिवर के बारे में देख लेनी है, रिवर कहाँ से आई, इनके ग्लेशियर्स क्या है, और इनका लाइन वाइज वेस्ट टू ईस्ट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट क्या है, इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। समझ गए?
दूसरा क्वेश्चन है, अब ये देखिए, अब ये आपको मैंने एक वीडियो में अच्छे समझाया कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, और आप जाके हमारा एक वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। सेम चीज है, ये फैक्ट्स को यहाँ पे भी देख लीजिए। क्या पूछा है, एक वाटरफॉल पूछा है, रीजन पूछा है और रिवर पूछा है। ठीक है, अब आपको रिवर पता है, यहाँ भाई नर्मदा रिवर तो है। अब क्या वाटरफॉल उधर ही बहता है, क्या मालवा में बहता है? अब आपको ये सब चीजें पता लगानी है। ठीक है, अब आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को फैक्ट्स नहीं आता, जैसे मेरे को फैक्ट्स कभी याद नहीं होता, तो मैं क्या करता था, कॉन्सेप्ट लगाता। कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब क्या होता था कि आपको ये पता लगना चाहिए कि वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा झरना बनता है कि ईस्टर्न घाट में बनता है। वेस्टर्न घाट में क्यों वाटरफॉल ज्यादा बन रहा है, क्यों नहीं ईस्टर्न घाट में नहीं बन रहा है। जिनको पता होगा वो कमेंट करके मुझे बता दे कि क्या वेस्टर्न घाट में क्यों सबसे ज्यादा वाटरफॉल बन रहा है और ईस्टर्न घाट में क्यों नहीं बन रहा है, या ईस्टर्न घाट में बन रहा है तो वेस्टर्न घाट में क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे का और भी क्वेश्चन है, जैसे कि द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिकार्डा, फ्रोगोफोर, पॉन्ड, स्कैटर। ठीक है, ये क्या है, अब आपको ये पता लगाना है। ठीक है, फ्रोगोफर, जो फ्रोगोपर्स है वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके ही नाम को डिवाइड कर दो, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। पॉन्ड स्कैटर क्या होता है, आप इसको डिवाइड कर दो, अच्छे से पता चल जाएगा। और सिकाडा क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। क्या होता है ये सब, अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना, नहीं पता है तो आप ये सब चीज को इसमें यूटिलाइज करिए और देखिए। मैं ये क्यों क्वेश्चन आपके सामने लाया, क्योंकि ये ईवीएस का क्वेश्चन है प्लस साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड जो फिर से वही क्वेश्चन है कि आपके अंदर ये पूछा है, कोई एक लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, दूसरा क्या है, अनलाइक मोस्ट ऑफ अ बिग कैट चीता डू नॉट रोवर। तीसरा क्या, अनलाइक अ मेल लायन मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मेकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और तीनों को एनालाइज करिए। आप चिड़ियाघर जाते हो तो आप देखते हो कि हर बार लायन चिल्ला रहा है, लेकिन बिग कैट में क्या चीता चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता है। ये आपको ऐसा चीजें पूछ लिया जो आपके दिमाग में घूमता रहता है। अब उसके ये पूछने का क्वेश्चन सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन में फंसा ले, यार चीता कहीं तो सुनाओ में आवाज करता है, कहीं तो सुनाओ नहीं आवाज करता। तो आपको इसी चीज में यूपीएससी फंसाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक को मजबूत करना। जैसे ही आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, आपको ये सब चीज हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, ये तीनों स्टेटमेंट जाके चेक करना। ठीक है, और इसके मिलते जुलते कोई स्टेटमेंट अच्छे से बना लेना, जैसे हिरन में, डियर में, फिर उसके बाद में और भी जो डियर्स की वेराइटी होती है, बारहसिंगा हो गया, ये सब में बेसिक फर्क क्या है, बेसिक तरीका क्या है, इनका जेस्टेशन पीरियड क्या है, वो कहाँ कहाँ पे रहता है, ये भी पूछा गया। 2023 में पूछा गया था, सॉरी 2023 में पूछा गया था इससे, कि 2023 में कि कैसे एक मस्क डियर कहाँ पे फाउंड आउट होता है, और उसके लिए कौन सी क्लाइमेट जरूरी होती है, या कौन सी वेजिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो अब इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए ना, और क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे बिकॉज लगाइए और स्टेटमेंट देखिए, पॉज करके देखिए। मेरा कोई मकसद नहीं यहाँ पे आंसर बताना, मेरा सिर्फ मकसद है कि आपको ये इंश्योर करवाना है कि कैसे आप पीवाईक्यू को एनालाइज कर सकते हैं। बस मैंने एक ट्रिक बताई है अपनी तरफ से, ये ट्रिक नहीं है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर कोई करता है, मेरे ख्याल से हर कोई करता है। सेम चीज है पॉलिटी में, आर्टिकल 368 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यही क्वेश्चन को 2023 में भी पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम पे, यही क्वेश्चन को घुमा के 2024 में भी पूछा है, और यही क्वेश्चन को घुमा के 2021 में भी पूछा है। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है। अमेंडमेंट क्यों होता है, किस लिए होता है, ये आपको यहीं पे सीखने मिलेगा। क्या उससे रिपील हो सकता है, क्या उससे वेरिएशन बता सकता है, क्या उससे एडिशन हो सकता है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन एनालाइज, जब तक आपका बेसिक नहीं पता कि आर्टिकल 368 करता ही है, सिर्फ आपने आज तक यही सुना होगा कि क्या सिर्फ वो अमेंड होता है, अमेंड होता है, अमेंड होता है, लेकिन अब आप जाके उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो पीवाईक्यू सबसे बड़ा रोल यही करता है कि आपको ये बताता है कि कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, सेम चीज डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा। देखिए प्योर फैक्ट्स है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। कितनी बार बना है इसके बारे में देखिए, मुझे कमेंट करके बताना जरूर कितनी बार बना है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, सबसे फर्स्ट टाइम पे कब बना, लास्ट टाइम पे कौन सा बना, और अभी जो करंटली लोकसभा में सीट में जितने भी मेंबर बैठे वो कौन सी पॉपुलेशन सेंस, मतलब कौन से सेंसस के पॉपुलेशन की बेस पे उसके अंदर पूरी एक पॉपुलेशन डिसाइड हुई है, और कितने सीट टोटल होती है। जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। सेम चीज 71st कॉन्स्टिट्यूशन, अभी ये पूछा गया था अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज को ऐड करने की बात हो रही थी। कमेंट करके ये बताएं अभी कितने क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया, उन क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है टोटल, और कौन कौन सी, उसका कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको भी अच्छा एक कॉन्फिडेंस फील होगा, और लोगों को जानने का मौका भी मिलेगा।
जिनको नहीं पता है वो वेट करें, हमारा 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो आएगा विजय बैच में, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल के ऊपर आया। अब आपको इसका अल्टरनेट सब देख लेना, मनी बिल देख लिए, ऑर्डिनरी बिल देख लिए, अमेंडमेंट बिल्स देख लिए, अब ये सब चीजें आप जाके अच्छे से एनालाइज करिए और उसके बाद यहाँ पे आके देखिए, समझे। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ये सब आप देखोगे तो इसके अल्टरनेट में पता चल रहा था। इससे आप क्या पता चल रहा है, आपने एक हाई स्पॉट, एक एक बहुत हाई वेटेज वाला एक क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रेक किया, सबको ब्रेक करते हुए आपने सीधे सीधे एनालिसिस पे आ गए थे। ठीक है ना, पॉज करके बस देखिए, 2023 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैं अभी आपको जितना भी बोल रहा था कुछ अलग नहीं बता। इंडिया आर मोर एरेबल एरिया देन चाइना, देख लीजिए। अब आपके दिमाग में जो चीज पूछेगा ना, घूमता रहेगा क्वेश्चन, उसी से एक स्टेटमेंट बना भी दिया जाएगा। क्यों, चाइना टाइम उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट चला था, इसलिए उठा के बना दिए। जब आप हर बार दिन भर देख रहे हो मगर आपको ये याद ही नहीं हो रहा कि भाई रेबल लैंड अपने यहाँ से ज्यादा है कि नहीं है, यार इंडिया इतना बड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आपके दिमाग में घूमने लग गया, वहां पे आपको फंसा लिया। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन जाके एनालाइज करते रहने धीरे धीरे। ठीक है, अबाउट 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacturing of a batteries for electric motor vehicle, is produced by क्या, कोबाल्ट। मिनरल्स पता तो होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप दूसरी चीज देखिए ना, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज में चल रहा था, ये है करंट अफेयर, और इसको साथ कनेक्ट किया है बेसिक चीज को। अब समझ गए, तो मेरा काम यही है, आपको बेसिक टू एडवांस आपके अंदर दिमाग में इतने अच्छे से बैठा देना। इसलिए हमने डिफरेंट ऑफ लेक्चर अपलोड किया है, भले ही वो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं आपको, लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे लेवल पे बिल्डअप हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जाके उस वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए, ताकि आपको भी एक आपके आउटपुट के बारे में अच्छे से पता चले। देखिए, अमरकंटक हिल के बारे में पूछा है, सेम चीज है जैसे 2024 में मैं बताया आपको, वहां पे एक वाटरफॉल रिवर के बारे में पूछा था, अब आपको यहाँ पे अमरकंटक। तो आपको एक चीज तो समझ में आया कि साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है, तो आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस है, सेम चीज जब भी आप पढ़ते हो इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, फिर उसके यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट क्या है, यूएनईडीपी जिसको बोलते हैं, यूएनईपी क्या है, फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, आईयूसीएन जिसको बोलते हैं। अब ये बताइए आईयूसीएन कौन से लिस्ट निकालती है और वो कितने प्रकार की लिस्ट होती है। ठीक है, और टाइगर इस टाइम पे किस में आता है, रेड में आता है, ग्रीन में आता है, सॉरी रेड में आता है, मतलब क्रिटिकली डेंजर्ड में आता है, वनरेबल में आता है, कि थ्रेटन में आता है, नियर थ्रेटन में आता है। आप इसका मुझे कमेंट करके बताना जरूर। तो आपको इस तरीके से एनालाइज पूरा करना, और आईयूसीएन कब स्टैब्लिश्ड हुआ आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। यूएनईपी कब स्टैब्लिश्ड हुआ इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ, कि कौन से ईयर में हुआ, इसका भी कमेंट करके बताना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या ये यूएन की स्पेशल बॉडी है क्या नहीं है, इस तरीके से आप एनालाइज करिए। अब जितना ऐसे एनालाइज करोगे उतना ही आपको ज्यादा आउटपुट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो सेम चीज है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉना, लॉयन टर्टल मॉस्को, मालाबार केव और सांबा डियर। सेम एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा था 2017 में। मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। एटलीस्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। सब टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए, सबसे पहले ही पीवाईक्यू को करिए। क्यों, क्योंकि हम ही बोलते हैं PRP, प्रैक्टिस रिविजन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आप मिस मत करिए, वरना आप मिस हो जाएगा यूपीएससी की परीक्षा। करके देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करना, या तो वेट करें, हम अपने एक वीडियो में बना के अच्छे से समझाएंगे। देखिए ये पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 2 है, बिकॉज लगाइए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा रिजर्व बैंक, अब देखिए स्टरलाइजेशन आ गया। पहले हमने क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कर रहे थे, उस चीज को यहाँ पे भी कनेक्ट कर लिए। स्टरलाइजेशन क्या होता है, बस उसके बारे में देखिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इसके बारे में अपने अच्छे से पढ़ लिया और आपको अच्छे से पता चल भी गया। यही चीज तो है जो यूपीएससी बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा। बस ओपन मार्केट ऑपरेशन को थोड़ा सा खोल दीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या, आपको ये पता चल कि आपने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेरा मेन मकसद है आपको यही समझाने के लिए।
अब देखिए फॉलोइंग मार्केट, ये आपके सामने मार्केट का नाम दे दिया, कॉल मनी मार्केट दिख गया आपको। पहले क्या था, ऊपर जो ऑप्शन था आप जाके देख लीजिए। सेम चीज एज इट इज अप्लाई कर दिया, पूछ लिया। हाँ मानता हूँ ये क्वेश्चन पेपर हार्ड था, लेकिन यहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही था आपको ये समझाना कि कैसे आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के पीछे एक ना एक तरीका है। जैसे कि ये एक इंडियन प्रिजन आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन फॉर देयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिजन। ये 2021 में पूछा था, बहुत सारे लोग को दिमाग घूम गया था कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिल गई है। तो मतलब क्या हुआ कि एक न एक साल के गैप पे तो क्वेश्चन रिपीट हो ही जा रहा है। तो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, उसका एक अच्छा तरीका मैंने अभी आपको अच्छे से बता दिया है। अब दूसरा देखिए, और एक अच्छा तरीका होता है कि अब ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, इसमें अमेंडमेंट दिया, फर्स्ट क्यों 1951 का, 42nd क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, 44th क्यों इमरजेंसी से रिलेटेड। क्या इमरजेंसी से रिलेटेड है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर देना। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या, एजुकेशन के ऊपर, राइट है ना। चारों इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है इसलिए मैंने आपको फटाक से बता दिया। तो आपको भी इसी तरीके से हर एक अमेंडमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें आपकी हर एक चीज कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ये भी कमेंट करके जरूर बताना जुडिशियल रिव्यू कौन से केस स्टडी, केस लॉ के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। देखिए एक चीज तो अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तीनों के बारे में आप जाके अच्छे से देखिए। नीति आयोग इसमें से किस में आता है ये मुझे कमेंट करके बताना। तो आप इन तीनों के बारे में आप एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, जैसे आपको भी मदद मिलते रहे। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। यहीं पे वही चीज को पूछा गया। अगर आपको देखिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास क्यों पूछा गया, कौन सा अमेंडमेंट से आया था, ये जरूर मुझे बताना। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन से ईयर में आता, उसका कौन सा एक्ट है, ये मुझे जरूर बताना। नेशनल लॉ कमीशन कब आया, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन कब आया। अब ये पूछने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ओम्बड्समैन। अभी ओम्बड्समैन क्या होता है, जिनको नहीं पता वो हमारा इकोनॉमिक कैपिटल 365 का वीडियो देखे, उसमें बहुत डिटेल में बताया भी गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, सेम चीज है, ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ था 2022 में, वही चीज को यहाँ पे उठा के डाल दी, जाके देखिए आप। पॉज करिए, सेम चीज है, यहाँ पे भी पॉज करके आप हर एक ऑप्शन को देखिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, देखिए पॉज करके आपने देखा और समझा, इस स्टेटमेंट को पढ़े, तो हर बार का दो तो फिक्र था, बुद्धिज्म जैनिज्म। हो सकता है कि ये दोनों के बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा, शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में। अलवरा कौन होते हैं और वो किसको फॉलो करता है, अगर जिनको पता है वो कमेंट करके बता दें। तो अब आपने चारों ऑप्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छे से इनके बारे में नॉलेज कर लिया, इनके गुरुओं को अच्छे से पढ़ लिया, बस हो गया। हो सकता है अगली बार जैनिज्म के कोई तीर्थंकर के ऊपर से पूछ लिया कि कौन सा ऐसा तीर्थंकर प्रयागराज या बनारस में बर्थ हुआ था उनका। क्यों पूछेगा, क्योंकि अभी न्यूज में प्रयागराज बहुत चल रहा है, समझ गए। तो ऐसी चीजें ही आपको पढ़नी है, यही आपको करंट अफेयर से बेसिक के स्टैटिक के साथ कनेक्ट करता है, वरना तो आधे लोग तो घबरा जाते हैं। तो हमने यही चीज को करवाया है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूरी बात हो रही है, चार्टर एक्ट के बारे में। अब आपको ये पता नहीं रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, 70-73 वाला। फिट्स इंडिया एक्ट कौन सा है, ये इसका ईयर मेंशन करिए। बाकी दो का ईयर क्यों दे दिया, इसका दो का ईयर क्यों नहीं दिया, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कुछ लोगों को ये पता था ये कौन सी ईयर में, कुछ लोगों को ये पता था ये कौन सी ईयर में नहीं है, ये कौन सी ईयर में नहीं है। बस उसी में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इन्होंने ये छुपा देता है। आपको अब ये सब चीजें पता है तो कुछ होगा ही नहीं। तो मेरी तरफ से इतना ही था आपको, बस आप इसको अच्छे से देखिए। अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो बस आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और हमें भी एक आप अपना फीडबैक देते रहिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद फिर।